पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक रोशनी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बीच के पहाड़ पर गिरती है। उसके बेस पर 10,000 लोग जमीन पर सिर झुकाकर पूजा कर रहे हैं। पहाड़ के टॉप पर एक बड़ा हॉल है। जब माउंटेन हिल रहा है तभी वो ताकतवर रोशनी जो हजारों फीट चौड़ी है, आसमान और जमीन को जोड़ती है, हॉल को ढंक लेती है। अब आगे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बिल्कुल किनारे साउथ मॉर्निंग के पास एक सीधे मैदान पर जैसे ही दूसरी ताकतवर रोशनी जमीन को छूती है, पूरी जमीन कांप उठती है। एक रिंग शेप्ड शॉकवेव फैल जाती है और जितने भी ईस्टर्न वेस्टलैंडर्स और आसपास के आइलैंड वाले हैं, सबको लगता है जैसे उन पर हजारों पहाड़ गिर गए हों। लोग खून थूक देते हैं, कुछ तो इतने कमजोर कि वो तुरंत फट जाते हैं। दोस्तों, यह है एक ग्रेट कल्टीवेटर के क्लोन लेने की निशानी। ये दोनों रोशनी के पिलर्स पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स को हिला देते हैं। सभी ताकतवर वॉरियर्स की नजर वहीं टिक जाती है। खास तौर पर ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के ईस्ट में एक अजीब सी प्रेजेंस है। तभी एक घना फॉग आसमान तक उठता है, धरती पर फैल जाता है और एक ही पल में लाखों ली का एरिया धुंध से ढक जाता है। वो फॉग धीरे धीरे एक बड़े से चेहरे में बदल जाता है, जिसकी नजर उन दोनों पिलर्स ऑफ लाइट पर टिक गई है। डीथियन। फॉग में छुपा इंसान एक जबरदस्त दहाड़ के साथ चिल्लाता है। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। तभी जो पिलर ऑफ लाइट ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बीच के पहाड़ पर हॉल के ऊपर चमक रही थी, वो और तेज हो जाती है। उस रोशनी से एक इंसान उतरता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, बस सब लोग देखते हैं कि वो एक पल में हॉल के अंदर गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। एक मिडिल एज्ड आदमी, सख्त और जबरदस्त चेहरे के साथ। उसके बाल काले, कंधों पर बिखरे हुए, पहना है एक एम्परर्स रोब, लेकिन सिर पर क्राउन नहीं है। उसकी आंखें तेज, उनमें एक ऐसी मर्डरस ऑरा है कि देखने वाले कांप जाएं। वो धीरे धीरे बाहर आता है, फिर अपने हाथ हिलाता है, सिर उठाकर दूर आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। कितना इंतजार किया, येन डेथ की हवा। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, पहाड़ के नीचे 10,000 लोग पूरे अदब के साथ जोर से बोलते हैं। उनकी आवाज हर तरफ गूंज जाती है। हम ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। प्रणाम प्रोजेनिटर डीथियन। हम आपके क्लोन का बर्जर्कर्स की ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में स्वागत करते हैं। उनकी आवाज का शोर कान फाड़ देता है, लेकिन ये मिडिल एज्ड आदमी किसी की परवाह नहीं करता, बस हवा को महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में मर्डरस ऑरा और भी तेज हो जाती है। उसके शरीर से एक पतला फॉग निकलता है, आसमान तक फैल जाता है। बादल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक सफेद फॉग का पिलर बनता है जो लाखों ली तक एरिया कवर कर लेता है। ये आदमी है डीथियन। ये डीथियन का एक और क्लोन है जो सालों बाद बर्जर्कर्स की धरती पर वापस आया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पे बात खत्म नहीं होती। जैसे ही डीथियन का क्लोन पहाड़ पर उतरता है, लोग खून थूकते हैं, कुछ मर जाते हैं। तभी एक और पिलर ऑफ लाइट चमकता है। एक शैडो उसमें से गिरती है मैदान के किनारे पर। जैसे ही वो शैडो जमीन से टकराता है, पूरा मैदान टूट जाता है। बड़े बड़े क्रैक्स धरती में फैल जाते हैं। मिट्टी की लहरों की तरह सब तरफ फैल जाता है। धमाके पे धमाका, गूंजती आवाज, धूल, मिट्टी, सब कुछ हिल जाता है। जब सब शांत होता है तो मैदान की जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका होता है, जैसे कोई तारा आसमान से गिरकर जमीन पर टकरा गया हो। गड्ढा हजारों फीट में फैल गया है। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे कम होती है, एक शैडो उस गड्ढे से तैरता हुआ बाहर आता है। एक और मिडिल एज्ड आदमी, इस बार सिर पर क्राउन है, एम्परर्स रोब पहना है, चेहरा ठंडा, आंखों में पुरानी सी शान है। उसका एम्परर्स रोब उसे एक अलग ही ओरा देता है। जैसे ही वो ऊपर उठता है, साउथ मॉर्निंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में ऐसी ठंडक है कि आसमान भी जम जाए। किस्मत, तू बच नहीं सकती, वो भारी भयानक आवाज में कहता है। वो अपना हाथ उठाता है, आसमान की तरफ 5 उंगलियों से पकड़ता है। तुरंत एक इनविजिबल रिपल्स का लेयर उसके आसपास फैल जाता है। सब तरफ वो रिपल्स फैलते जाते हैं। 1 लाख ली, 10 लाख ली, करोड़ ली। पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के आधे से ज्यादा हिस्से को उन रिपल्स में कवर हो जाता है। कोई भी जिंदा चीज को कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन साउथ मॉर्निंग से जो भी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में घुसेगा, डीथियन को तुरंत पता चल जाएगा। और अगर कोई इन रिपल्स को चक्कर काट के किसी और डायरेक्शन से ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में घुसेगा, तो भी डीथियन उसके लिए रेडी है, अपनी अनेकों ट्रिक्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी भी बिल्कुल वही दिख रहा है जो पहले माउंटेन के हॉल में उतरा था। यह भी डीथियन का क्लोन है।
इस बार डीतियन ने एक नहीं 2 क्लोन्स भेजे हैं बर्जर्कर्स की धरती पर। डीतियन की योजना अब साफ है। एक क्लोन माउंटेन के बीच वाले हॉल पर ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट की ब्रांच को डिफेंड करेगा और ईस्ट में जो इविल ब्लैक फॉग है उससे लड़ने के लिए रेडी है। और जो क्राउन वाला क्लोन मैदान के एज पर उतरा है वो सीधा सू मिंग के लिए आया है। अब ये क्राउन वाला क्लोन साउथ मॉर्निंग की तरफ देखता है। गड्ढे के किनारे पर पहुंचता है। वहां 4 ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बर्जर्कर्स खड़े हैं। चेहरे पर डर। 3 की लाशें उनके पास पड़ी हैं। पहले 7 थे लेकिन 3 प्रेशर नहीं झेल पाए, फट गए। बाकी 4 खून थूक रहे हैं। उनकी कल्टीवेशन टूट चुकी है लेकिन जिंदा हैं। डीतियन का चेहरा ठंडा है। साउथ मॉर्निंग की तरफ देखता है लेकिन उसके चेहरे पर फ्राउन है। जैसे ही वो आया उसने अपनी डिवाइन सेंस पूरे एरिया में फैलाई लेकिन उसे डेस्टिनी की कोई भी प्रेजेंस या सी का फ्लक्चुएशन नहीं मिला। वो नहीं ढूंढ पाया। कुछ देर सोचने के बाद डीतियन एक भारी सी आवाज निकालता है, बैठ जाता है। जैसे ही वह बैठता है वो 4 लोग खून थूकते हैं। उनके सर फट जाते हैं, सब मर जाते हैं। 7 लाशें, सबके सर नहीं हैं। खून से पूरा एरिया लाल हो गया है। मौत का सन्नाटा छा गया है। डीतियन को कोई परवाह नहीं। वो अपना हाथ उठाता है, एक सील बनाता है, फिर हाथ झटकता है। 7 लाशें कांप उठती हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। वो अपने कपड़े फाड़कर छाती दिखाते हैं। हर एक की छाती पर एक भयानक गोस्ट का चेहरा है। सब चिल्लाते हुए लगते हैं। अगले पल वो 7 लाशें 7 अलग डायरेक्शन में दौड़ जाती हैं। जो भी बाद में क्यूरियोसिटी से पिलर ऑफ लाइट देखने आता है उसका सर फट जाता है। गोस्ट का चेहरा लाश पर आ जाता है और वो भी निकल जाता है। सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। मैं अपनी डिवाइन सेंस से ढूंढता रहूंगा, देखता हूं तू कितनी देर मुझसे छुप सकता है। डीतियन आंखें बंद करके बैठ जाता है। दोस्तों, यही है वो डिजास्टर जिसका जिक्र ओल्ड एग्जन मेकर ने सू मिंग से किया था। यह मुसीबत अब आ चुकी है लेकिन इस वक्त सू मिंग अभी भी डेड सी के छोटे आइलैंड पर है। वह चुपचाप खड़ा है जैसे उसकी रूह खो गई हो। धीरे धीरे फॉग उसके आसपास फैल जाता है। बॉल्ड क्रेन भी उसमें छुप जाता है और पूरा आइलैंड डेड सी से गायब हो जाता है। अब सू मिंग एक छोटी सी लड़की को देखता है जो एक डॉल अपनी बाहों में पकड़े बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से उसको देखती है। उसके चेहरे पर खुशी है, एकदम मासूमियत। टोंग टोंग। सू मिंग आंखें फाड़ के देखता है। उसका शरीर कांप उठता है। सिर्फ ये लड़की नहीं, उसके आसपास पूरा ट्राइब जो उसकी यादों में बसा था। डार्क माउंटेन ट्राइब, घास, पेड़, घर, सब कुछ, वही हवा। ये वही डार्क माउंटेन है जहां वो कभी वापस नहीं जा सकता था। वो झूठा जगह, उसकी यादों का घर। लेकिन चाहे वो जानता है कि ये सब झूठा है, चाहे वो बेलिंग, चेनशिन और सब देख चुका है, इस पल वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। चाहे जो भी हो, ये वही जगह है जिसका वह सबसे ज्यादा इंतजार करता था। उसका घर, डार्क माउंटेन। वह देखता है बेलिंग को दूर खड़ा बॉव एंड एरो से प्रैक्टिस करता हुआ। डार्क माउंटेन का हेड ऑफ गार्ड्स अपने बेटे को सबसे तेज तीर चलाना सिखा रहा है। वह देखता है चेनशिन को जो बेलिंग को प्यार भरी नजर से देख रही है, हाथ में पानी का बोल जैसे पसीने से भीगे बेलिंग को देने जा रही हो। वह देखता है वूला को जो उसकी बाहों में मर गई थी, मोसू का नाम लेते लेते। अब वो बच्चों के बीच कहानियां सुना रही है। चेहरे पे बदलते इमोशंस, जबरदस्त अंदाज। बच्चे हंस रहे हैं, उनकी हंसियों में सच्ची खुशी है। सू मिंग लेचन को भी देखता है, अपना सबसे अच्छा दोस्त, भाई जैसा, जिसका सिर झुका है। उसकी मां उसको डांट रही है। सू मिंग सब कुछ ब्लैंक आंखों से देखता है। वह सब कुछ भूल चुका है, दिमाग खाली है। टोंग टोंग की आवाज दूर जा चुकी है, अब वो कुछ सुन नहीं पाता। तभी वह देखता है 2 आदमी एक बड़े वुडन हाउस से बाहर निकलते हैं। एक है डार्क माउंटेन का चीफ चेन लॉन्ग, जिसके चेहरे पर परेशानी है। दूसरा है शान हैन, वही हंटर जो सू मिंग के दिमाग में गहरा बसा है। हमेशा की तरह उदास, कम बोलने वाला, चेहरे पर इमोशन नहीं, एकदम बीस्ट की तरह चुपचाप सब कुछ महसूस करता है। जैसे ही सू मिंग शान हैन के पास से गुजरता है, उसकी ग्लूमी प्रेजेंस गायब हो जाती है। उसका चेहरा बदलता नहीं, मगर वह अपनी जेब से एक सुंदर बीस्ट बोन निकालता है और बच्चों को दे देता है। बच्चे खुशी से चीर करते हैं। शान हैन को एक पल के लिए मुस्कुराते सू मिंग हैरानी से देखता है। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, बस एक झलक, लेकिन सू मिंग ने देख ली। शान हैन, जो हमेशा ठंडा और खौफनाक लीडर रहा, उसकी ड्यूटी थी कि ट्राइब को बचाए, आउटसाइडर्स को डराए, ताकि ट्राइब हमेशा सुरक्षित रहे। उसकी खामोशी, उसका खून का प्यासा स्वभाव, सब ट्राइब की हिफाजत के लिए था। अब सू मिंग के सामने पूरी दुनिया धीरे धीरे और साफ होने लगती है।
उसके कानों में आवाजें अब बिल्कुल स्पष्ट आने लगती हैं। वह अपने आप को देखता है। उसका शरीर अब एक टीनेजर का है। तभी टोंग टोंग कहती है, बड़े भाई लासू। सूमिंग जैसे ही अपने शरीर को देखता है, टोंग टोंग की आवाज उसके कान में गूंजती है। वो गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, तुम चीटिंग करते हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ सुना ही नहीं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वह अपनी डॉल को पकड़े भाग जाती है। पिपी भी उसके पीछे कूदता हुआ चला जाता है। सूमिंग सोचता है, 3 दिन की ब्लेसिंग, क्या मैं सच में अपने घर में 3 दिन रह सकता हूं? वह आंखें बंद करता है, लेकिन तुरंत खोल देता है। वह हर पल को महसूस करना चाहता है, हर याद को अपने दिल में गहरा चिह्नित करना चाहता है। उसके लिए यह असली हो या झूठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा घर है। सूमिंग तेज कदमों से चलता है। अपने एल्डर से मिलने की बेचैनी उसके दिल में फैल जाती है। वह लेचन के पास से गुजरता है, जिसका सिर झुका है और उसकी मां उसे डांट रही है। जैसे ही सूमिंग उसके पास से गुजरता है, लेचन उसे मुंह बनाकर देखता है, जैसे अपनी किस्मत पे हैरान हो। उसकी मां यह देख लेती है और भी गुस्से में उसका कान पकड़ के और डांटना शुरू कर देती है। सूमिंग वू ला और बच्चों के पास से गुजरता है। उसकी आने से बच्चे खुश हो जाते हैं। वे सब बुलाते हैं, लेकिन टोंग टोंग फिर भी मुंह फुलाकर कहती है, बड़े भाई लासू ने चीटिंग की। प्रॉमिस किया था, लेकिन खेला ही नहीं। वूला के चेहरे पर थोड़ा सा ताना होता है। वह सूमिंग को नजरअंदाज करती है। सूमिंग कुछ नहीं कहता, बस बच्चों को स्माइल देता है और जल्दी से आगे बढ़ जाता है अपने एल्डर के घर की ओर। वह दरवाजे के सामने रुकता है, हाथ उठाता है, लेकिन खोल नहीं पाता। उसके दिल में डर है, कहीं यह सब सपना ना हो, कहीं अंदर कुछ भी ना हो, कहीं सब कुछ खाली ना हो। उसका शरीर कांप जाता है। वह सच में डर गया है। तभी घर के अंदर से एक प्यारी सी आवाज आती है, मेरे छोटे सूमिंग, तू है ना? बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आजा। यह आवाज सुनते ही सूमिंग की आंखों के कोने लाल हो जाते हैं। यह वही आवाज है जो उसकी यादों में हमेशा थी, प्यार भरी, ममता भरी, जैसे मां या पिता अपने बच्चे से बात करते हैं। जैसे ही सूमिंग ये सुनता है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता। वह दरवाजा जोर से खोलता है और देखता है एक बुजुर्ग आदमी पैर क्रॉस किए बैठे हुए मुस्कुराते हुए सूमिंग को देख रहे हैं। उसके एल्डर मो सैंग। एल्डर के चेहरे की झुर्रियां, बालों की सफेदी, यह सब सूमिंग कभी नहीं भूल सकता। उसकी आवाज, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ देखकर सूमिंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। इस पल सूमिंग कोई किलर नहीं, कोई लॉर्ड ऑफ द ग्रेट फ्रोजन प्लेन्स नहीं, कोई फेटेड किन का देवता नहीं, कोई डेस्टिनी नहीं। वह बस एक भटका हुआ इंसान है जो सालों बाद अपने घर लौट आया है, अपने परिवार को देख रहा है। सूमिंग चिल्लाता है, एल्डर। उसका शरीर अब भी एक टीनेजर का है। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे हैं। वह दौड़ के एल्डर को जोर से गले लगा लेता है। वह कहता है, एल्डर, मुझे आपकी याद आई, मुझे अपनी ट्राइब की याद आई, मुझे यहां सब कुछ याद आता है एल्डर। सालों का दुहक, सालों की तड़प, वे आंसू जो कभी नहीं निकले। वह सोच कि घर सिर्फ एक कल्पना है। अब सूमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, अपने एल्डर को गले लगाना, कभी ना छोड़ना। यह जगह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गर्माहट से भरी है। यह है उसका घर। चाहे यह सब झूठा हो, चाहे यह लोग ना हो, सूमिंग सोचता है सब कुछ असली है। यह गर्माहट भी असली है। सब कुछ यहां असली है। मोसंग कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं। वह सूमिंग को आंसू बहाते देखते हैं। उनके चेहरे पर सवाल आता है, मगर कुछ नहीं बोलते। वे बस सूमिंग की पीठ थपथपाते हैं और उनकी मुस्कान और भी प्यारी हो जाती है। वे कहते हैं, मेरे छोटे लासू, तू रो रहा है? यह तेरी आदत नहीं है। बता, किसने तुझे परेशान किया? मैं उसकी खबर लेता हूं। सूमिंग के दिल में 1000 बातें हैं, मगर वह कुछ कह नहीं पाता। क्या वह एल्डर को बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ? वह इस गर्माहट को तोड़ना नहीं चाहता। यह 3 दिन की ब्लेसिंग उसके लिए सबसे खास है। सूमिंग के दिल में गहरी थकान आ जाती है, लेकिन वह सोना नहीं चाहता, क्योंकि वह यह पल छोड़ना नहीं चाहता। काफी देर बाद वह आंसू पोंछता है, धीरे से एल्डर को छोड़ता है। उस बुजुर्ग को देखता है जो उसकी यादों से थोड़ा जवान लग रहा है, फिर धीरे से बोलता है। वह कहता है, एल्डर, कुछ नहीं, बस एक सपना था। मोसंग मुस्कुराते हैं, उसका सिर थपथपाते हैं। ऐसा कौन सा सपना था कि मेरा लासू इतना डर गया? जैसे छोटे थे वैसे ही गले लग के रो रहे हो। सूमिंग धीरे से बोलता है, मैंने सपना देखा कि कुछ साल बाद हमारी ट्राइब का ब्लैक माउंटेन ट्राइब से संघर्ष होगा। मैंने देखा कि हमारी ट्राइब माइग्रेट करेगी। मैं बाहर चला जाऊंगा।
मैंने देखा कि मैं अकेला भटक रहा हूं। जब सूमिंग अपना सपना बताता है, एल्डर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे सीरियस हो जाती है। वे सूमिंग को हैरानी से देखते हैं, काफी देर तक चुप रहते हैं। जब सूमिंग अपनी बात खत्म करता है, एल्डर आंखें बंद कर लेते हैं। वह सोचता है, यह सच है या झूठ। एल्डर आंखें खोलते हैं, सूमिंग को देखते हैं। वे कहते हैं, बस एक सपना था, अब तू जाग गया है तो सपने की बातों की चिंता मत कर। मैं तुझे यह बता सकता हूं, मैं असली हूं। सूमिंग चुपचाप सिर हिलाता है, अपने एल्डर को देखता है। उसके दिल में हजार बातें हैं जो वह कहना चाहता है। जब बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, एल्डर के चेहरे पर थकान आ जाती है। सूमिंग चुपचाप खड़ा होता है, अपने हाथ जोड़कर सलाम करता है और बड़े ही दुख के साथ घर से बाहर निकल जाता है। सूरज पश्चिम में ढल रहा है। हल्की सी धूप जमीन पर बिखर रही है। डार्क माउंटेन ट्राइब के घरों की परछाइयां जमीन पर पड़ रही हैं। चिमनी से धुआं निकल रहा है। लोग रात का खाना बना रहे हैं। वह धुआं आसमान में बादलों के साथ मिल जाता है, एक खूबसूरत नजारा बना देता है। सूमिंग के दिल में एक ऐसी गर्माहट उठती है जो उसने डार्क माउंटेन छोड़ने के बाद कभी महसूस नहीं की थी। नाइन्थ समिट में भी दोस्ती, प्यार, सब कुछ था, लेकिन यहां उसके गांव की खुशबू है। वह अपने लोगों को शाम के कामों में व्यस्त देखता है। ट्राइब के गेट खुल रहे हैं। शिकार से वापस आते वॉरियर्स का स्वागत हो रहा है। सब कुछ देखकर सूमिंग को समझ नहीं आता, क्या यह असली है या सपना। वह सोचता है, कल का सूमिंग सपना था या आज का यह सपना है। तभी किसी का हाथ जोर से उसके कंधे पे पड़ता है। सूमिंग की आंखें एकदम चौंक जाती हैं। वह अपना हाथ पीछे ले जाता है और पलटकर अपनी इंस्टिंक्ट से फिंगर किसी की तरफ पॉइंट कर देता है। यह एक्शन उसकी सालों की भटकती जिंदगी का नतीजा है, मगर जैसे ही वह अटैक करता है, तुरंत अपनी फिंगर वापस खींच लेता है और अपना हाथ मुट्ठी बनाकर सामने वाले के कंधे पर हल्का पंच मार देता है। वह चिल्लाता है, ले चेन। यह पंच है भाइयों की दोस्ती का, मिलने की खुशी का। जो सूमिंग को थप्पड़ मारता है वह है ले चेन। वह जोर जोर से हंसता है, पंच को एंजॉय करता है। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। वह कहता है, चाहे तू मुझे और मार ले, तेरी छोटी सी मुट्ठी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर रहा है यहां? सपने में खो गया है क्या? मेरी मां ने तुझे बुलाया है खाना खाने के लिए। सूमिंग ले चेन को देखता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह आगे बढ़कर अपने दोस्त को जोर से गले लगा लेता है। यह हग एल्डर से अलग है। यह है भाइयों की प्यार भरी दोस्ती का हग। ले चेन हैरान हो जाता है, लेकिन सूमिंग को हग करने देता है। जब सूमिंग फिर से उसे देखता है, ले चेन उसकी आंखों में कुछ अजीब देख लेता है, जैसे सालों बाद मिल रहे हों। वह अपना सिर खुजलाता है, सूमिंग को अजीब नजर से देखता है, उसका माथा छूने की कोशिश करता है। वह कहता है, तेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, तू हिल भी नहीं रहा। सूमिंग हंसता है, बोलता है, तू ही पागल है। ले चेन हंस के कहता है, हां, अब तू वही सूमिंग लग रहा है जो मुझे याद है। वह सूमिंग की पीठ थपथपाता है, उसके सीने पे 2 थंप करता है। सूमिंग, मैं अब बर्जरकर बन गया हूं, टेंशन मत ले। जो भी तुझे तंग करेगा मैं उसकी धुलाई कर दूंगा, और जब मैं ट्राइब लीडर बन जाऊंगा, हे तब मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों मिलकर रोज मीट और दारू खाएंगे। बेलिंग को रोज शिकार पे भेजेंगे और चेंचिन को, अरे उसको तेरे साथ ही छोड़ दूंगा। ले चेन हंस के आगे बढ़ता है, सूमिंग को अपने घर की तरफ ले जाता है। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा है, सुनहरे रंग की धूप भी धीरे धीरे गायब हो रही है। जैसे ही आसमान काला होने लगता है, तारे चमक उठते हैं, एक ऐसी रात का नक्शा बनाते हैं जो सूमिंग की यादों में बसा है। चांद की रोशनी भी इतनी खूबसूरत है कि देखने वाले का दिल घर की याद से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कोई इंसान अपने घर में होकर भी घर की याद कर सकता है? सूमिंग को इसका जवाब नहीं मालूम। उसे सिर्फ इतना पता है कि जब वो डार्क माउंटेन वापस आया पहली रात, तब भी वो यहीं की याद करता रहा, चांद को देखता रहा। वो एल्डर को देखता है, ले चेन को देखता है, अपने सभी पुराने लोगों को देखता है, और धीरे धीरे उसका दिल शांत हो जाता है। यहां की घास, पेड़, हर चीज उसके लिए इतनी जानी पहचानी है कि वो कभी नहीं भूल सकता। बेलिंग अब भी उसके साथ ठंडा ही है। चेंचिन अब भी उसका ख्याल रखती है। उसके घर में एक धूल का दाना तक नहीं मिलता। शायद यही प्यार था, शायद नहीं भी। शायद चेंचिन पहले उसे पसंद करती थी, लेकिन शायद बेलिंग को और ज्यादा करती थी। उसकी यादों में वूला, जो इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसकी बाहों में मर गई थी, मोसू का नाम लेते लेते। उस वक्त उसकी खूबसूरती सब कुछ पीछे छोड़ गई थी
और वो तस्वीर सू मिंग के दिल में गहरा छप गया था। आज जब सू मिंग उसकी थोड़ी सी ताना मारने वाली मुस्कान देखता है तो उसके दिल में सिर्फ गर्माहट महसूस होती है, कुछ और नहीं। ले चेन की जोर जोर की हंसी, उसकी दोस्ती की कस्में, ये सब सू मिंग को एक असली भाई की गर्माहट महसूस कराते हैं। ये सब कुछ देखकर सू मिंग मान ही नहीं सकता कि ये सब झूठा हो सकता है। एल्डर की ममता भरी मुस्कुराहट, उसकी बाहों का प्यार सू मिंग को यह यकीन दिलाते हैं कि शायद कल रात का सब कुछ बस एक बुरा सपना था, एक ऐसा सपना जो सिर्फ दर्द, खून और जुदाई से भरा था। शायद अब वो सपने से जाग चुका है। सू मिंग अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखता है, चांद को देखता है। ले चेन के घर का खाना उसे पुरानी यादों में ले जाता है। रात को ट्राइब में कुछ लैंप्स जल रहे हैं, सब तरफ शांति है, हवा भी नहीं चल रही। रात में जन की उदास धुन गूंज रही है, किसी ट्राइब के मेंबर की बजाई हुई। ये वो धुन है जो सू मिंग कभी नहीं भूल सकता। सू मिंग धीरे से सोचता है, शायद ये सिर्फ 3 दिन नहीं है, शायद कल सुबह पता चले कि सब कुछ एक सपना था। शायद मैं हमेशा डार्क माउंटेन में रह सकता हूं। ले चेन उसके साथ नहीं है। रात को उसकी मां ने उसे डांट के घर रख लिया था। वो प्रिटेंड कर रहा है कि सो गया है। सू मिंग चुपचाप चांद को देखता है, गजुन की धुन सुनता है, जैसे वो एक मेहमान हो अपने ही सपने में, जिसे पता ही नहीं कि वो सपने में है। तभी सू मिंग के दिल में एक जोर की इच्छा उठती है बाय लिंग को देखने की। शायद वो अभी उसे जानती भी ना हो। जैसे ही वो सोचता है, उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है। वो टूटा हुआ वादा जो उसके जाने के बाद हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जब वो पलटकर देखता है, सिर्फ एक ठंडी सी आह सुनाई देती है। अब वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। सू मिंग उठकर ट्राइब के गेट की तरफ चलता है, मगर जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरे से एक आदमी निकलकर मून लाइट में आ जाता है। एक भयावह आवाज कहती है, तू कौन है? वो आदमी धीरे धीरे मूनलाइट में आता है। वो है शान हेन। उसकी आंखों में एक ठंडा अंधेरा लुक है। जब वो सू मिंग को देखता है, उसके हाथ में हल्की सी पावर की लहर दिखने लगती है, जैसे एक ब्लेड बनने वाली हो। वो कहता है, तू सू मिंग नहीं है, तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। जो नजर सू मिंग मुझे देखता है वो तेरी नहीं है। शान हेन का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। सू मिंग शांत रहता है। ये वही सीनियर है जिसे उसने अपने हाथों से मारा था। सू मिंग धीरे से बोलता है, मैं ही सू मिंग हूं। वो आगे बढ़ता है। शान हेन का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत हाथ उठाता है, मगर उसी पल सू मिंग हल्की चाल में उसके पास से निकल जाता है। शान हेन का पूरा शरीर कांप उठता है। वो हाथ भी नीचे नहीं कर पाता। उस पल में सू मिंग के पास से इतनी तेज लहर निकलती है कि शान हेन का दम घुट जाता है। ये लहर बहुत हल्की थी, सिर्फ 5 फीट तक गई, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी कि शान हेन को लगता है ये आदमी चाहे तो एक सोच में पूरी ट्राइब को मिटा सकता है। शान हेन पसीने से भीग जाता है। काफी देर बाद वो पलट कर देखता है, मगर सू मिंग अब दिखाई नहीं देता। सू मिंग रात के अंधेरे में माउंटेन के रास्ते पर चलता है। हर कदम में एक शांति है। धीरे धीरे वो बाइलिंग की ट्राइब की तरफ बढ़ता है। एक जगह रुककर वो डार्क माउंटेन की तरफ देखता है, फिर अपना हाथ मुंह के पास ले जाता है। एक तेज सीटी बजाता है। उसकी आवाज रात के अंधेरे में गूंज जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सू मिंग आगे बढ़ता है। 1 घंटे बाद एक लाल रंग का शैडो जंगल से निकलता है। उसके साथ खुशी भरी चीख सुनाई देती है। यह है श्याओ होंग। श्याओ होंग सू मिंग के पास दौड़कर आता है, खुशी से उछलता है, उसके कंधे पर बैठ जाता है, उसके बालों से खेलने लगता है। सू मिंग प्यार से कहता है, श्याओ होंग। वो उसके बालों से खेलने देता है, खुद भी उसके सिर पर हाथ फेरता है। चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट है। वो कहता है, फिर मिल गए हम। श्याओ होंग कुछ चीखता है, जैसे कह रहा हो, हां हम फिर मिले हैं। फिर गुस्से में हाथ हिलाता है, जैसे कह रहा हो, इतने दिन कहां था तू? आखिर में श्याओ होंग 3 उंगलियां दिखाता है। सू मिंग समझ जाता है, 3 दिन या 3 महीने या 3 साल या 30 साल या और ज्यादा। बस श्याओ होंग ही जानता है कितना वक्त बीत गया। सू मिंग उसके बालों को थपथपाता है, आगे बढ़ता है, एक लंबी आर्क में बाइलिंग की ट्राइब की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी ही डार्क ड्रैगन ट्राइब का बड़ा सा फेंस सामने आ जाता है। फेंस पर लंबी लंबी स्पीयर्स खड़ी हैं, ट्राइब की सुरक्षा। सू मिंग ट्राइब को देखता है, चुपचाप अंदर चला जाता है। कोई उसकी आमद महसूस नहीं करता। जब वो अंदर पहुंचता है, अपनी डिवाइन सेंस से बाइलिंग को ढूंढता है, वही लड़की जिसे देखते ही उसका दिल दुख से भर जाता है। वो बाइलिंग के घर पहुंचता है। रात का अंधेरा है, बाइलिंग सो चुकी है। उसका चेहरा शांत है, सोने में भी उसकी खूबसूरती अलग लग रही है।
सू मिंग चुपचाप उसके बिस्तर के पास खड़ा होता है, उस खूबसूरत लड़की को देखता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वह सपने में कुछ अच्छा देख रही है। सू मिंग का दिल दर्द से भर जाता है। उसकी यादें सामने आ जाती हैं। ब्लड मून की रात, बर्फ भरी रात में उनका मिलना, धीरे धीरे बातें करना और आखिर में उनके बालों पर बर्फ। फिर वो याद आता है वो वादा जो सू मिंग ने पूरा नहीं किया। सब कुछ एक दुख की लहर बनकर उसके दिल में भर जाता है। वो बाई लिंग को ब्लैंक आंखों से देखता है, उस लड़की को जिसका चेहरा उसके दिल में गहरा छप गया है। यही उसकी पहली मोहब्बत थी। वो धीरे से बोलता है, लिंग एयर, मैं वापस आ गया हूं। उसकी आंखों में प्यार है। वो हाथ उठाता है, उसके गाल को छूने की कोशिश करता है। उसका हाथ बहुत हल्का है, मगर जैसे ही उसका हाथ लगने वाला होता है, बाइलिंग की आंखें खुल जाती हैं। बाइलिंग चुपचाप सू मिंग को देखती है। उसकी आंखों में वही वाइल्ड लुक है जो सू मिंग कभी नहीं भूल सकता। सू मिंग का हाथ एक पल के लिए रुकता है, फिर बिना हिचकिचाए उसका गाल छू लेता है। उसका चेहरा ठंडा है लेकिन बहुत नरम। सू मिंग की आंखों में और भी प्यार आ जाता है। बाइलिंग हिलती नहीं, बल्कि उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से सू मिंग को देखती है। जब सू मिंग अपना हाथ वापस लेता है, उसकी आंखों में अब भी वही गर्माहट है। वो बाइलिंग को गहरी नजर से देखता है, फिर पलट जाता है जैसे जाने वाला हो। तभी बाइलिंग की हल्की सी डर भरी आवाज आती है, तुम कौन हो? सू मिंग बोलता है। वो बाइलिंग के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसने बाइलिंग को छुआ, उसके गाल की ठंडक ने सू मिंग को सब कुछ समझा दिया। यह सब असली नहीं है, ये एक इल्यूजन है। यह वही सेरेंडिपिटी है जो ओल्ड सन मेकर ने बताई थी। यह एक ऐसी दुनिया है जो सू मिंग की यादों से बनी है। यह एक वॉइड स्पेस है, क्योंकि इस गर्मी के सीजन में भी बाइलिंग का चेहरा ठंडा था और यह ठंडक उसकी यादों से आई थी, उस पल से जब वो दोनों बर्फ में मिले थे। सब कुछ झूठा है। यह 3 दिन की ब्लेसिंग इसलिए थी ताकि सू मिंग समझ सके कि उसकी किस्मत की दुनिया का असली मतलब क्या है। तू चाहे तो मान सकता है कि डार्क माउंटेन झूठा है। बस एक काम कर, यहां के सब लोगों को मार दे। अपने एल्डर को, लेइचन को, बेलिंग को, वूला को, चेनशिन को, बाइलिंग को, सबको। तब तुझे असली सच पता चल जाएगा। जब तू अटैक करेगा तब तू उनका असली चेहरा देख पाएगा। जब तू उन्हें अपने हाथ से खत्म करेगा तब तू जान जाएगा कि यह सब असली है या झूठा। तब तू डार्क माउंटेन को पलट सकता है, सब कुछ भूल सकता है और तेरी जिंदगी में कोई बंधन नहीं बचेगा। तब कोई भी डार्क माउंटेन का नाम लेकर तुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बस एक कदम, सब कुछ राख हो जाएगा। तब तू सच में जाग जाएगा। तू उस दुनिया को तोड़ देगा जो तुझे झूठी लगती है और उस इंसान को भी जो तेरी किस्मत के पीछे है। लेकिन अगर तू माने तो तुझे वो ताकत भी चाहिए कि जब डार्क माउंटेन फिर सामने आए तू उस दुख, जुदाई और मुश्किलें झेल सके। जो भी सू मिंग चूज करे उसे एक छोटा सा कंप्लीशन मिलेगा। इस कंप्लीशन से सू मिंग अपने बोन सैक्रिफाइस रेल्म से बर्जर्कर सोल रेल्म के बीच आधा कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिजॉल्व, ये स्टेट ऑफ माइंड सू मिंग को कंफ्यूजन से बाहर निकाल देगा और उसकी सक्सेस की चांस बढ़ जाएगी। तभी बाइलिंग की आवाज फिर से आती है, मुझे लगता है तुम मुझे पहले से जानते हो। वो ब्लैंक आंखों से सू मिंग को देखती है। मत जाओ। वो अपने बिस्तर से उठकर धीरे से उसकी पीठ पर सिर रख देती है। स्टारलाइट उसके घर में बिखर जाता है, मूनलाइट के साथ मिल जाता है। सू मिंग समझ नहीं पाता यह सपना है या सच, खुशी है या दुख। वो कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, वह कुछ भी अलग नहीं कर पाता। जैसे दोनों ने एक पल के प्यार का वादा किया हो, लेकिन जैसे ही सपना टूटेगा यह पल भी खत्म हो जाएगा। यह अटैचमेंट दूर होती जाएगी। शायद मिलते ही ना तो बेहतर होता।